बैटल ऑफ बंगाल में आज ममता बनर्जी यानी कि दीदी बैठ गई हैं धरने पर। उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है चुनाव आयोग की तरफ से वो अलोकतांत्रिक है। इस बीच बंगाल से बड़ी खबर यह है कि बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष को चुनाव आयोग का नोटिस गया है। कूच बिहार हिंसा पर विवादित बयान देने के मामले में उनको चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। दिलीप घोष से कल सुबह 10 बजे तक जवाब मांगा गया है, जैसा कि ममता बनर्जी से जवाब मांगा गया था और उनके जवाब से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं था, तो चुनाव आयोग ने उन्हें 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने से बैन कर दिया। ठीक इसी तरीके से बीजेपी के एक और नेता पर कार्रवाई हुई। राहुल सिन्हा को 48 घंटे के लिए बैन कर दिया गया और अब दिलीप घोष को नोटिस चुनाव आयोग की तरफ से भेजा गया है। तो दो नेता इस वक्त चुनाव आयोग के निशाने पर बीजेपी के, और ममता बनर्जी को 24 घंटे के लिए बैन कर दिया चुनाव आयोग में। तो ममता बनर्जी परेशान हो गई। ममता बनर्जी ने कहा कि अलोकतांत्रिक कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है और वो धरने पर बैठ गई हैं। बप्पा चटर्जी हमारे साथ हैं बीजेपी से, बादल देवनाथ टीएमसी से हमारे साथ हैं और मोहम्मद अमीन पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर चुनाव आयोग से हमारे साथ हैं। बप्पा चटर्जी, एक और आपके नेता को और पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष को नोटिस आ गया है, ये क्या हो रहा है बंगाल में? जी देखिए, हम लोग शुरू से कहते आए हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वतंत्र अधिकारी है। वो स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, अपने तरीके से काम कर रहे हैं और देश के गणतंत्र के ऊपर काम कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस जो झूठ फैला रही थी मार्केट में कि ये अमित शाह के सह पे हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी के सह पे इलेक्शन कमीशन चल रहा था, ये एकदम झूठ का पुलिंदा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस एक झूठ का सहारा लेकर ही इस बार चुनाव को जीतना चाहती है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। उन्होंने 10 साल, पिछले 10 साल में उन्होंने जो काम किए हैं वो ना गिना के दीदी का पैर का बहाना पहले, फिर हिंदू मुस्लिम करना और चलिए, लेकिन बादल देवनाथ जी, कम से कम अब ये जो आरोप आप लोग लगा रहे थे कि बीजेपी के इशारों पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है, वो तो अब आप लोग नहीं कहेंगे ना कम से कम देवनाथ जी? मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। एक मिनट बापा, तो दीदी कभी सीबीआई के विरुद्ध में धरने पे बस बैठती है और धरना पे बैठना, डेड बॉडी लेके शहर में घुमाना, ये सारे हथकंडे तृणमूल अपनाती है, इसलिए क्योंकि वो जान रही है कि बंगाल के जमीन पे उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है। भाई मैं सवाल मुझे किया है। विद्यानाथ जी, आपने सही कहा। एक ममता बनर्जी ने चाहा घेराव, मतलब आंदोलन करना। दूसरा चाहा, जो जिसका नाम मैं मुंह से नहीं लेता हूं, वो पार्टी के सेंट्रल कमेटी में अभी नहीं है, वो एक सिर्फ कैंडिडेट है, नेता नहीं है, सिर्फ एक कैंडिडेट है, उसका नाम मैं मुंह से नहीं लेता हूं। वो क्या बोला, 4 नहीं 8 लोगों को मारना चाहिए। और दिलीप घोष ने क्या कहा, शीतलकुची आपने देखा है, जगह जगह में और शीतलकुची होगा, मतलब और खून चाहते हैं। और बादल जी, ये सब जो कहा सुना वो तो चल ही रहा है पश्चिम बंगाल में, वो तो पूरा देश देख रहा है। लेकिन बादल जी, दीदी ने जो कहा वो तो हो गया ना। दीदी ने कहा कि घेराव कर लो, दीदी ने कहा कि एक तरफ से घेराव कीजिए, दूसरी तरफ से वोट डालिए। उसके बाद जो घटना घटी, तो बीजेपी ने तो आरोप लगाया आप पर कि दीदी ने उकसाया और घटना घट गई। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मैं ईसीआई का आधिकारिक है। ईसीआई ऑफिस में मैं एक बार नहीं बहुत बार मैंने किया। ईसीआई का सवाल का जवाब भी मैं देता हूं, आज भी मैं देता हूं ईसीआई का। लेकिन ममता बनर्जी उसका घर के सामने भी बैठ सकते हैं। मैं तुम्हारा तो जो डिसीजन है उस डिसीजन को मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन एक संवैधानिक संस्थान पर सवाल उठाना क्या ठीक है टीएमसी के लिए? मैं मुंह से कुछ दीदी के लिए, आपके लिए एक संवैधानिक संस्थान पर सवाल उठाना, उसके खिलाफ धरने पर बैठ जाना, ये ठीक है क्या? गलत बात बता रहे हैं, कुछ नहीं कहा, फिर गलत बात बता रहे हैं। वहाँ पर ही दीदी जो बैठी हुई है, वहाँ पर ही आप देखेंगे कि पहले माइक का व्यवस्था था, वहाँ पर ही बॉक्स लगा हुआ था, वहाँ पर ही सारे व्यवस्था थे, हथकंडे थे। धीरे धीरे वहाँ से सब चीज हटा लिया गया है। कारण ये है कहीं ना कि उन्हीं का दाव उन पे भारी पड़ने लगा है, उन्हीं का खुद का दाव पे वो खुद फंस रहे हैं, इसलिए अभी साउंड बॉक्स सिस्टम को
सुनो ने भाई, जा रहा है। वो लोग सुनो ने भाई, परिकल्पना किए थे कि एक जमाना तैयार करके वहां दीदी को बैठा के भाषणबाजी चलाएंगे और वहां से अपना सिंपैथी वोट गेन करने का जो गेम प्लानिंग था वो अब चौपट हो गया, क्योंकि चलिए नेटवर्क की दिक्कत हुई है। तो इसके वजह से तृणमूल घबराई हुई है और ममता दीदी अकेली बैठी है। अब हारता क्या ना करता ऐसा परिस्थिति है। अब बैठना ही था तो उनके पास और उपाय नहीं था, इसीलिए चुपचाप वो अकेले आके बैठ गई है। बंगाल की जनता ये सब जितने नाटकबाजी तृणमूल कांग्रेस चला रही है, बंगाल की जनता बढ़िया से समझ रही है। 2 मई को इसका उत्तर मिलेगा। सुनो भाई, सुनो, इतना बोलोगे तो सुनना तो पड़ेगा, थोड़ा सा सुनो। ममता बनर्जी और बंगाल में जो चुनाव के बारे में जो तुम लोग जो दबाव रख रहे हो ममता बनर्जी के ऊपर, जो दबाव, दादा साउंड बॉक्स क्यों लगा के रखा था? माइक्रोफोन क्यों लगा के रखा था? माइक क्यों लगा के रखा था? सुनो रे भाई, बोल दीजिए। सुनो ना भाई, सुनो भाई, एक सेकंड। ममता बनर्जी के ऊपर जो दबाव रहा तुम लोग रखा, जब ममता बनर्जी हार गए, हम जीत गए तो सेंचुरी कर दिया। ये तो फाइनल हो गया है, 4 राउंड में फाइनल हो गया है। 2 मई के बाद मुंह दिखा नहीं पाओगे। और मैं तुमको दादा 2 मई के बाद हम इसी चैनल पे बैठ के आपको लड्डू खिलाने जाएंगे। जितना पार्टी ऑफिस है, 2 मई के मैं बाद लड्डू नहीं खिलाऊंगा, आपको हम लड्डू खिलाने जाएंगे। ये बात चलिए 2 मई को हम आप दोनों ही नेता को बुलाएंगे, आप दोनों लड्डू लेकर आइएगा। अब कौन किसको खिलाता है वो पूरा देश देखेगा। लेकिन मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ हैं। मोहम्मद अमीन साहब, सवाल ये उठता है कि एक संस्थान है जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप चुनाव कराएंगे, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि चुनाव के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन ना हो, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि अगर कोई इस तरह की बात कहता है जो कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करे या फिर उस तरह की हरकतें करता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाए, तो फिर उस पर सवाल क्यों? उस पर सवाल उठाने का क्या नैतिक अधिकार होता है किसी नेता या पार्टी का? देखिए, नैतिक अधिकारियों को तो जहाँ तक सवाल है, सबसे पहले जब हमने बताया था शुरू में ही कि जब चुनाव शुरू होते हैं उससे पहले नेताओं को बुलाया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है। लेकिन उसके बावजूद जब ये उल्टी सीधी हरकतें करते हैं तो यहाँ पर हमारे ऑब्जर्वर इनकी रिपोर्टिंग करते हैं और ये भूल जाते हैं कि इनको कोई देख रहा है और चुनाव आयोग अपनी तीसरी निगाह से देखता रहता है और जब उसके पास इनकी कंप्लेंट पहुंचती है तो इनको उसी हिसाब से दंड दिया जाता है। अब देखिए, अभी तक ये शोर मचा रहे थे कि ईवीएम खराब है और चुनाव आयोग को निशाने उठा रहे थे। उसके बाद अब उन्होंने क्या किया कि अर्धसैनिक बल के ऊपर भी इन्होंने उंगली उठा दी, जो कि बेचारे रात दिन अपने परिवार को छोड़ के और ईमानदारी के साथ, उनको कोई मतलब डिसिप्लिन फोर्स है, ईमानदारी के साथ है, वो किसी के अंडर में नहीं, सिर्फ चुनाव आयोग के अंडर में है। इवन लोगों ने आरोप लगाया कि वो गृह मंत्री का कहना मानते, बिल्कुल नहीं। ठीक है, गृह मंत्री के अंडर में आती है हमारी फोर्सेज, लेकिन वो किसी के अंडर में नहीं है। जब चुनाव घोषित होता है उसी वक्त वो सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज या जो भी हमारे अधिकारी हैं वह सब चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं और ये जो किया गया उन पे हमला, ये बहुत गलत था और ये प्रवोक हुआ और प्रवोक होने का कारण थी दीदी, जिन्होंने कि ऐसे भाषण दिए थे। मोहम्मद अमीन साहब, लेकिन एक चीज बताइए, क्योंकि आज जो टीएमसी की तरफ से आरोप लग रहे हैं उस पर लोग भी ये जानना समझना चाहते होंगे कि क्या चुनाव आयोग पर या केंद्रीय सुरक्षा बल के जो जवान वहां पर मौजूद है, जो टीमें, कंपनियां वहां पर मौजूद हैं, उनके ऊपर क्या किसी तरह का दबाव हो सकता है, कोई दबाव बना सकता है क्या? हाँ, चुनाव आयोग का दबाव है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराएं और इनके किसी के दबाव में ना आए। यही परेशानी है सारे दलों को कि उनके जो दल हैं वो हमारे चुनाव आयोग के ना तो अधिकारियों कब्जे में कर पा रहे हैं और ना ही सुरक्षा बलों को उनका कहना मानना पड़ रहा है। वो सिर्फ चुनाव आयोग का कहना मानते हैं और निष्पक्ष चुनाव करा रहे हैं। देखिए, और भी राज्यों में चुनाव हुआ है, बड़ा शांतिप्रिय हुआ है। यहाँ पे यही शुरू में उठाया गया मुद्दा कि 8 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। इन लोगों को ये नहीं पता है कि हमारे देश की 3 देशों से सीमाएं लगी हुई हैं। आप देखिए, बंगाल है, भूटान है और नेपाल है। यहाँ से पहले क्या होता था कि जो हमारे पास रिपोर्टें आई थी इलेक्शन कमीशन के पास कि यहाँ से इनके गुंडे, इनके बदमाश आकर यहाँ पर चुनाव को हमारे बाधित करते हैं, उसको बाधित न करने के लिए इन पे जो है शिकंजा कसा गया और स्टेप बाय स्टेप, यानी सही तरीके से सारे अधिकारी मौजूद रहे, फोर्सेस मौजूद रहे, सही तरह से निष्पक्ष वोटिंग हो। हमारा तो सीधा सवाल ये है इलेक्शन कमीशन का कि
हमारी जनता बेचारी भोली भाली जो वोट डालना चाहती है वो अपने अधिकारों का पूरा सदुपयोग करे और ठीक है, पूरा प्रोटेक्शन फोर्सेस दें और हमारे अधिकारी दें। अब बादल देवनाथ जी, लगता है तो लगे ये चुनाव आयोग अपना काम करेगा, वहां पर मौजूद जो सुरक्षा कर्मी हैं वो अपना काम करेंगे। आप लोगों को क्या इस तरह का दबाव बनाना चाहिए कि अगर मेरे खिलाफ एक्शन ले लिया तो हम धरने पर बैठ जाएंगे, हम चुनाव आयोग को अलोकतांत्रिक कह देंगे, हम चुनाव आयोग को सजेशन देंगे? अरे चुनाव आयोग को अपना काम करने दीजिए, आप लोग अपना काम कर लीजिए, क्या दिक्कत है? क्या हुआ पिताजी, कुछ लोग कुछ है तो सवाल करते हैं और कुछ लोग जो आंसर देते हैं उसको दिमाग कैसे चलता है उसको पता नहीं है मैं क्या बोल दिया। उन्होंने टीवी न्यूज नेशन के माध्यम से कह दिया मैं भाजपा के पक्ष में हूँ, कहने गई अंदर से चला आया उनका बात। ईसीआई का कौन सा आंतरिक था मुझे पता नहीं है, लेकिन इनको पता नहीं है आसाम में ईवीएम को लेके क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ और बंगाल में जहां पर वोट डाल रहे जो भी व्यक्ति वोट डाल रहा है वो भाजपा का कमल चुनाव निकाल रहा था। ऐसे बहुत सारे घटना गुजरात में हुआ, राजस्थान में हुआ, बिहार में तो एक भी इस बार चुनाव में बिहार में एक भी राजनीतिक हत्या नहीं हुई। ईवीएम के बारे में इस बार खून खराबा नहीं हुआ बिहार में, लेकिन पश्चिम बंगाल को आप लोग इस खून खराबे से, इन हत्याओं के दौर से, इस रक्त चरित्र से बाहर क्यों नहीं निकलने देना चाहते? कुछ लोग हैं जो आंसर देना चाहते हैं, उनका आंसर लेने के लिए कुछ लोग बैठते हैं, भाई तुम कुछ बोलो, आप सवाल कर रहे हैं थोड़ा सा सुन लीजिए और सवाल कीजिए, मैं सारा दिन आंसर दूंगा, मैं सारा दिन आंसर दूंगा। तो मैं यही कह रहा हूँ ईवीएम के बारे में चर्चा आज नहीं पूरे विश्व में ईवीएम के बारे में चर्चा हो रहा है। और दूसरा बात है जो सेंट्रल फोर्स का जो बात उन्होंने किया, सेंट्रल फोर्स मैं प्रूफ दिखाऊंगा। ठीक है, जल्दी से बाप्पा चटर्जी जल्दी से बोल लीजिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, जल्दी से बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए ये लोग ईवीएम के ऊपर सवाल उठाते हैं और जब चुनाव आयोग सबको खुला चुनौती देते हैं कि आप आइए और ईवीएम की क्या गलती है वो प्रमाण कीजिए, तब ये लोग कहीं नहीं जीतते हैं। चुनाव आयोग खुला छूट देते हैं कि आइए आप ईवीएम की गलती को प्रमाण कीजिए, लेकिन दुख की बात है, लज्जा की बात है, तब ये लोग निकल नहीं पाते, तब घर के अंदर घुसे रह जाते हैं। ठीक, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।